नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेन फीचर्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। इंडियन फॉरेन ट्रेड में फर्स्ट फीचर्स आता है इंक्रीजिंग शेयर ऑफ ग्रोस नेशनल इनकम। ग्रोस नेशनल इनकम इज़ अ ऑल्टरनेट पार्ट ऑफ द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 1950-51 में आपका जो टोटल ग्रोस नेशनल इनकम थी, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्टिंग दोनों ऐड होती है, उसका टोटल एरिया 12% था। 16-17 में ये इंक्रीज़ होकर 33% एरिया इंक्रीज़ हो गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है लेस शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड। अगर हम वर्ल्ड ट्रेड की बात करें तो उसका एरिया जो है फॉरेन ट्रेड के कंपैरिजन में बहुत कम था। 1950-51 में टोटल इंपोर्टिंग जो 2% थी और उसके बाद ये बढ़कर 2.4% हो गई, और एक्सपोर्टिंग में 1.8% एरिया था और बढ़कर कितना हो गया 2.1% हो गया। ओसीन ट्रेड की अगर हम बात करें तो हमारे जो पड़ोसी देश थे इंडिया, उनके साथ ट्रेड किया करती थी। नेपाल, अफ़गानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, इनसे इनके रिलेशन काफ़ी कम थे, लेकिन इंडिया ने टोटल उसकी फॉरेन ट्रेड का जो एरिया है वो 68% ओसिन एरिया का एरिया इंक्रीज़ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिपेंडेंस ऑन ए फ्यू पोर्ट्स। अगर पोर्ट्स की बात करें तो इंडिया के फॉरेन ट्रेड में जो पोर्ट्स लगते हैं वो है मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, और इन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना रहता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में। लेकिन अब इंडिया ने की गवर्नमेंट ने कांडला, कोचीन, विशाखापट्टनम इनकी डेवलपमेंट कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्रीज़ इन वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड। किस तरह से आपका एरिया वॉल्यूम और वैल्यू से इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम इंडिया की बात करें तो कई परसेंटेज इसका एरिया इंक्रीज़ हुआ है। देखिए यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह से आपका गुड्स एंड सर्विसेज का इंक्रीज़ होता है। 1948 और 49 में टोटल फॉरेन ट्रेड जो है 792 करोड़ था। 16-17 में ये इंक्रीज़ होकर 44,027,95 करोड़ हो गया। 16-17 में बढ़कर 18,49,429 करोड़ हो गया। किस तरह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता रहा। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेंज इन दी कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट। अगर कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन मीन्स किन चीज़ों के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है इंडिया। अगर हम बिफोर इंडिपेंडेंस करें तो पहले एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल से रिलेटेड था, जिसमें पटसन, कपास, चाय, चमड़ा, अनाज, काजू, ये सारी चीज़ें आ जाया करती थी। लेकिन अब रेडीमेड गारमेंट, सिले सिलाई कपड़े जो है, हीरे जवाहरात, चाय, काजू, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट की भी एक्सपोर्टिंग बढ़ने लगी है। तो इस तरह से गुड्स और सर्विसेज का एरिया डे बाय डे इंक्रीज़ होता रहा आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेंज इन दी कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट। अगर इंपोर्टिंग की बात करें तो इंपोर्टिंग में पहले जो है कंजप्शन गुड्स आया करती थी, जिसमें दवाइयाँ, कपड़ा, मोटर गाड़ियाँ, बिजली का सामान, लोहा, ये सारी चीज़ों की इंपोर्टिंग हुआ करती थी। अब जो OPEC यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होते गए, उसकी एक्सपोर्टिंग का एरिया और इंपोर्टिंग का एरिया डे बाय डे इंक्रीज़ होता रहा। नाउ द डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। अगर डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन मीन्स किन कंट्रीज़ के साथ आपने व्यापार करना है। 1938 में इंडिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग इंग्लैंड के साथ हुआ करती थी। अगर एक्सपोर्टिंग की बात करें तो उसका एरिया 34% था, कम होकर 3.1% रह गया। इंपोर्टिंग पहले 31% था और आफ्टर इंडिपेंडेंस 1% रह गया। 16-17 में इनका एरिया जैसे ही कम हुआ तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ इनका एरिया सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगा, जिसमें OEC और OPEC के एरिया आ जाते हैं, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। कहते हैं कि स्वतंत्रता से पहले भारत का जो विदेशी व्यापार है वो बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन में था, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको कैसे पता लगेगा, मैंने पहले ही बताया, अगर हमारी एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग से ज़्यादा है तो फेवरेबल कंडीशन है, अगर एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग से कम है तो अनफेवरेबल कंडीशन है। सिर्फ 2 ही ऐसे ईयर थे जिसमें पॉजिटिव केस रहा था, वो ईयर है 72, 73, 76 और 77, जैसे मैंने चार्ट में आपको पहले समझाया था। नाउ द 10th पॉइंट इज़ डिपेंडेंट ट्रेड। कहते हैं कि भारत का विदेशी व्यापार अधिकतर विदेशी जहाज कंपनियों, बीमा कंपनियों और बैंकों पर डिपेंड हुआ करता था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने इस और ज़्यादा यूज़ किया और 5 ईयर प्लान्स बनाने शुरू किए ताकि बैंक और बीमा कंपनियों को ज़्यादा एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग का एरिया दिया जा सके। नेक्स्ट द 11th पॉइंट इज़ स्टेट कंट्रोल ओवर फॉरेन ट्रेड। भारत की जो गवर्नमेंट थी वो फॉरेन ट्रेड के ऊपर पूरा जो है कंट्रोल करके रखती थी, और ऐसी पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाता था जिसमें एक्सपोर्टिंग का एरिया बढ़े ताकि इनकम इंक्रीज़ हो पाए। तो कई ऐसे इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए खोले थे, जैसे कि बोर्ड ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एडवाइजरी काउंसिल, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन, डायरेक्टर्स ऑफ एग्जीबिशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फॉरेन ट्रेड बाय गवर्नमेंट।
अगर फॉरेन ट्रेड बाय गवर्नमेंट की बात करें, इसमें दो आते हैं, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1956 में हुई थी। इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, हैंड वली और एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग दोनों आ जाती हैं। सेकंड आता है MMTC, मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कंपनी। मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट 1963 में हुई थी, जिसमें खनिज पदार्थ और धातुओं का निर्यात किया जाता है। MMTC भारत की सबसे बड़ी व्यापारी कंपनी है। इसका जो एरिया है, टोटल एरिया 65 देशों में फैला हुआ है। 16-17 में इस कॉरपोरेशन ने 1580 करोड़ का निर्यात और 8480 करोड़ का आयात किया। डिक्लाइनिंग एरिया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रेशो, किस तरह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशो कम हुआ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशो कम होने का मतलब है कि एक्सपोर्टिंग करने से जो भी इनकम इंक्रीज़ हुई, आपने इंपोर्ट करते हुए कितने % उससे पेमेंट कर पाए, उसको आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशो बोलते हैं। कहते हैं 1995 और 6 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेशो 87% थी। 87% में से 13% ऐसा था जो फॉरेन ट्रेड से आपको मतलब फॉरेन से ओवरसीज़ कंट्रीज से कर्ज लेकर आपको पेमेंट करनी पड़ती थी। 16-17 में 87% रेशो से 71.1% एरिया रह गया, यानी कि टोटल 28.3% ओवरसीज़ कंट्रीज से आपको लोन लेकर पूरी पेमेंट करनी पड़ती थी। तो ये सभी पॉइंट्स वो है जो मैंने आपको डायरेक्शन और कंपोजिशन में समझाए हैं। टोटल 13 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान से रीड आउट करने हैं।